नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स 14 मई 2022 की क्लास में, जिसमें हम लोग कुछ पिछले 3-4 दिन से विश्व और भारत के संदर्भ में इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स की बातें हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। और वो बातें जो आपकी परीक्षा में सहयोगी साबित होगी, उन सभी विषयों को लेकर आज की क्लास में मैं हाजिर हूँ। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, आप वाकई में कहेंगे कि आनंद आ गया। इस प्रकार के विषयों को मैंने इसमें शामिल किया है। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो सभी जो है वो मैं रखने की कोशिश करूँगा। आप ज़रा इन विषयों पर ध्यान दीजिएगा। चलिए ज़रा देखिए क्या है पहला ही पॉइंट आपके सामने। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। तो मेरे मित्रों, आपकी दो चीज़ें ये कभी भी बहुत आसानी से पूरी होने वाली नहीं है। नींद अभी तक किसी की पूरी नहीं हुई आज तक, और जो समय है वो हमेशा हर व्यक्ति के पास कम ही रहता है, चाहे कितना भी समय उसको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इन सवालों की, और देखते हैं कौन कौन से सवाल जो हैं वो आपको परीक्षा की दृष्टि से जानने चाहिए और इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल मेरे मित्रों आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो सवाल किससे रिलेटेड है। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने कौन सा देश है जिस देश ने इससे हटने का क्या कर लिया, फैसला कर लिया है। हालांकि इनको जानबूझकर हटाया जा रहा था, लेकिन इन्होंने उससे पहले ही क्या कर दिया, हटने का फैसला कर दिया। तो ऐसा देश जो है वो कौन सा है, तो ऐसा देश जो है वो यूक्रेन युद्ध के बाद जो है वो रूस पर जो है वो लगातार प्रतिबंध जो है वो वैश्विक संगठन लगाते जा रहे हैं। और अभी जो है वो रूस पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगने वाला था, उससे पहले ही रूस ने ये फैसला कर लिया कि भैया हम क्या करेंगे, अब खुद ही हट जाएंगे, आपको हटाने की नौबत नहीं आएगी। तो रूस जो है इसके साथ ऐसा जो है वो वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के द्वारा किया जा रहा है। 24 अक्टूबर को आपको पता होगा दोस्तों, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो मनाया जाता है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से भी शामिल है, लेकिन इसकी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भारत नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो का पावर होता है, यानी निषेधाधिकार पावर होता है। 10 इसमें अन्य सदस्य होते हैं जो अस्थायी होते हैं। भारत जो है वो इस बार भी 2022 तक जो है वो इसका क्या रहने वाला है, यानी इस वर्ष के अंत तक इसका स्थायी सदस्य रहने वाला, अस्थायी सदस्य रहने वाला है सुरक्षा परिषद का। चलिए अगला सवाल जरा देखें, उससे पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानते हैं। यहाँ पर है मेरे मित्रों, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा यूक्रेन युद्ध के बीच में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है कौन, रूस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को की सदस्यता को निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले यह जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र का पर्यटन निकाय एक अंतर सरकारी निकाय है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड में स्थित है, यानी इसका जो संगठन है वो कहाँ पर है, मैड्रिड में इसका मुख्यालय। स्थापना 1975 में हुई। लगभग 150 लोगों को रोजगार देने वाली इस एजेंसी ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में संघर्ष के कारण कोरोना महामारी के प्रभाव की तुलना में वैश्विक पर्यटन के क्षेत्र में मुश्किल उभार में और अधिक देरी होगी। इसका प्रभाव द्वीप और तटीय स्थलों में सबसे अधिक महसूस होगा। वर्ष 2021 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया जा चुका है। ये भी आप लोग जानते होंगे। ये पोचमपल्ली गांव जो है वो इम्पोर्टेंट है, अभी तक आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। अगला सवाल जरा देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 के पुलित्जर जो पुरस्कार हैं मेरे मित्रों, इन पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा अभी हाल ही में की है। कितने भारतीय हैं जिनको यह पुरस्कार दिए जाने के बारे में घोषणा की गई है। तो कितने भारतीय लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, तो भारत के 4 लोग ऐसे हैं जिनको इस पुलित्जर पुरस्कार में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं, तो एक तो है दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी का नाम आपने सुना होगा, दानिश सिद्दीकी। एक है अदनान आबिदी, अदनान आबिदी, अदनान आबिदी, अदनान आबिदी है। इसके बाद और व्यक्ति कौन है, तो है सना इरशाद। कौन है भैया, सना इरशाद जो है, सना इरशाद, सना इरशाद, सना इरशाद। और इसके बाद जो है वो कौन सा है, अमित दवे है। क्या है, अमित दवे है, अमित दवे है, अमित दवे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 4 व्यक्ति हैं जिनको इस पुरस्कार के लिए क्या किया गया है, 2022 के पुलित्जर पुरस्कारों के लिए सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो कि क्या है, पुलित्जर पुरस्कार है। यहाँ देखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड मिला है।
पुरस्कार विजेताओं में भारतीय पत्रकार अदनान साबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे का नाम शामिल है। फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को तालिबान और अफगान सेना के संघर्ष के दौरान मौत हो गई थी। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो 1917 में की गई थी, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड का गठन कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों द्वारा होता है। यह पुरस्कार प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में दिया जाता है। जोसेफ पुलित्जर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता स्कूल को शुरू करने तथा पुरस्कार की शुरुआत करने के लिए अपनी वसीयत से धन जो है वो दिया था। इस वजह से ये खूब चर्चा में आए थे। तो दानिश सिद्दीकी का नाम जरूर ध्यान रखना। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल में हैं। अगला सवाल आपके सामने, प्रियंका मोहिते जो है हाल ही में चर्चा में रही है, इनका संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? तो प्रियंका मोहिते हाल ही में जो चर्चा में आई है वो ध्यान रखना, प्रियंका जो है वो उसका संबंध है पर्वतारोही से। किससे? पर्वतारोही जो है इससे। और अभी हाल ही में 800 जो है इस 8000 मीटर से अधिक की ऊंचाई की पर्वत चोटियों को 5 पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली वो एकमात्र भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया है, इस प्रकार से कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा उस पर्वत चोटी को इन्होंने क्या किया है, फतेह किया है। और 5 चोटियों को फतेह करने वाली फर्स्ट भारतीय, 5 चोटियों को फतेह करने वाली फर्स्ट भारतीय कौन है? तो वो है आपकी प्रियंका मोहिते। कहाँ से संबंध रखती है? तो महाराष्ट्र का संतूर जिला जो है, महाराष्ट्र का कौन सा जिला है? संतूर, वहाँ से संबंध रखती है प्रियंका मोहिते। इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर ध्यान रखना है। चलिए जरा अगली बात करें। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूर्व जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं भैया। कौन? आईपीएस जो हैं वो प्रकाश सिंह हैं। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक जो है वो रिटायर्ड आईपीएस जो है इनके द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। हाल ही में बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है या किसे सम्मानित किया गया है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, सौरव गांगुली। तो ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है पश्चिमी बंगाल की, सीएम कहाँ की है भैया? पश्चिमी बंगाल की सीएम है। इनको यह सम्मान दिए जाने की क्या की गई है, घोषणा की गई। यानी इन्हीं का राज्य है, इन्हीं की अकादमी है और पुरस्कार भी इन्हें ही दिया जा रहा है। तो ममता बनर्जी। अभी हाल ही में बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई इनके अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली है। और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद कुछ बातें यहाँ पर आपके सामने है प्रियंका मोहिते के संदर्भ में। प्रियंका मोहिते पश्चिमी महाराष्ट्र की सतारा निवासी प्रियंका मोहिते 5 मई 2022 को कंचनजंगा पर्वत चोटी की चढ़ाई के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। प्रियंका ने 5 मई को शाम 4:52 पर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर का अपना अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रियंका मोहिते को वर्ष 2020 में तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अप्रैल 2021 में माउंट अन्नपूर्णा चोटी को फतेह किया था, जो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। 30 साल की उम्र में ही प्रियंका मोहिते 8485 मीटर की ऊंचाई वाले माउंट मकालू को भी फतेह कर चुकी है। 5895 मीटर ऊंचाई वाले माउंट किलिमंजारो की भी चढ़ाई कर चुकी है। तो ये सभी जो सवाल हैं वो ध्यान रखना है आपको। सिर्फ इतना, प्रियंका मोहिते का संबंध पर्वतारोही से है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय है। और पश्चिमी महाराष्ट्र में सतारा से इनका क्या है, संबंध है, ये ध्यान रखना है बस। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो मनाया गया, लेकिन आपको ये बताना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में अभी डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो जरा देखिएगा, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। इस दिन भारत को वैज्ञानिक दक्षता व प्रौद्योगिकी के में विकास को दर्शाने के साथ साथ वैज्ञानिकों की उपलब्धियों व महत्व को भी याद किया जाता है। इस दिन प्रौद्योगिकी व विज्ञान मंत्रालय द्वारा अपने विभाग में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। इस दिवस को तकनीकी रचनात्मकता, वैज्ञानिक जांच, उद्योग एवं विज्ञान के एकीकरण में किए गए प्रयासों का प्रतीक माना गया है।
इस वर्ष का विषय जो है वो टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। और 11 मई को भारत ने अपनी पहली सफल शक्ति फर्स्ट मिसाइल परमाणु मिसाइल का परीक्षण इस दिन किया। इस मिसाइल का परीक्षण भारतीय सेना ने पोखरण रेंज जो टेस्ट है वहां से किया, राजस्थान से किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति कहा गया। शक्ति फर्स्ट परमाणु मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत ने 2 परमाणु हथियारों का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस दिन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखा गया था। प्रत्येक वर्ष प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए व्यक्तियों के राष्ट्रीय पुरस्कार देकर उनको सम्मानित करता है। यानी देश की प्रौद्योगिकी में जिन जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनको भी सम्मानित इस अवसर पर किया जाता है। 1998 में सफल परीक्षण हुआ था। 11 मई 1999 से हमने ये दिवस पहली बार मनाना शुरू किया। वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीकी क्षेत्र से जो भी जुड़े हुए लोग हैं उन सबको यहाँ पर जो महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं उनको इस अवसर पर सम्मानित किया जाता है। इस दिवस के अगर महत्व की बात करें तो 1998 में 11 मई को पोखरण में परमाणु का सफल परीक्षण हुआ। 1974 में पोखरण फर्स्ट हुआ था, जिसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, जो कि इंदिरा गांधी के समय हुआ था। भारत ने पोखरण सेकंड नामक ऑपरेशन में अपनी शक्ति फर्स्ट परमाणु मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी का देश को उस समय बहुत ही जाना माना नेतृत्व प्राप्त था। उसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण भी उसी दिन किया। और पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का भी परीक्षण उसी दिन किया गया था। इसी वजह से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो वो 11 मई को मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व ल्यूपस दिवस। विश्व ल्यूपस दिवस, इस पर मैंने कोई सवाल नहीं बनाया, हालांकि बस सुन लीजिए। ल्यूपस एक बीमारी है और उसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। यह एक स्व प्रतिरोधी रोग है जो शरीर के किसी भी भाग को नुकसान पहुंचा सकता है। स्व प्रतिरोधी बीमारी में प्रतिरक्षा तंत्र के लिए मानव शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं और बाहरी कोशिकाओं के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। ल्यूपस बीमारी के सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, लगातार मुंह का अल्सर, जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द और अधिक थकान का बना रहना शामिल है। इसमें गाल और नाक पर तितली के पंखों जैसे लाल निशान बन जाते हैं। इसे बटरफ्लाई रेस भी कहा जाता है। तो इस रोग के खिलाफ जो है वो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 10 मई को यह दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ध्यान रखना, ये संतूर वादक थे। क्या थे? संतूर वादक थे। इनका हाल ही में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। संतूर वादक जो हैं वो थे संतूर वादक। संतूर वादक जो हैं ये रहे और इनका हाल ही में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है आगामी परीक्षाओं के लिए। मेरे मित्रों, आज की क्लास में मैंने लगभग सप्ताह भर की इम्पोर्टेंट सारी बातों को कवर करने की कोशिश की है और इतनी ही जानकारी जो है वो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बाकी चाहे सप्ताह भर आप 1-1 घंटे रोज़ खराब करते रहें, उसका कोई मतलब नहीं है। मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है हाल ही में। ये 10 मई 2022 को इनका निधन हुआ। 84 वर्ष के थे। दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। शास्त्रीय संगीत परंपरा में संतूर एक अभिन्न अंग है, लेकिन इस लोक वाद्य यंत्र को शास्त्रीय परंपरा से एक अहम वाद्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय पंडित शिव कुमार शर्मा जी को जाता है। संतूर भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। संतूर मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है और इसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। संतूर की उत्पत्ति लगभग 1800 वर्ष से पूर्व ईरान में मानी जाती है। बाद में ये एशिया के कई अन्य देशों में प्रचलित हुआ। अन्य देशों ने इसे अपनी सभ्यता व संस्कृति के अनुरूप इसके रूप में परिवर्तन किए। संतूर का भारतीय नाम संत तंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा है, जिसे फारसी भाषा में संतूर कहा जाता है। तो ये संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जी का हाल ही में निधन हो गया। अच्छा सवाल बन सकता है परीक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस अभी हाल ही में 12 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 12 मई को मनाया गया। 12 मई को यह दिवस क्या किया गया मेरे मित्रों? मनाया गया। तो ये बात भी ध्यान रखना। यानी कोविड-19 के समय नर्सेज जो हैं इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया इस देश के चिकित्सा तंत्र को मजबूत करने में और हमेशा से ही ये सेवा क्षेत्र में अग्रणी रही है। विश्व भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन मुख्य रूप से आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस समाज के प्रति नर्सों में योगदान को चिन्हित करता है।
इस दिवस को सर्वप्रथम वर्ष 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा मनाया गया था, किंतु जनवरी 1974 से यह दिवस 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाने लगा। वे एक ब्रिटिश नागरिक थी जिन्हें युद्ध में घायल व बीमार सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1850 के दशक में क्रीमियन युद्ध में दूसरी नर्सों को प्रशिक्षण दिया तथा अपने प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया। इन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाता है। इनके विचारों द्वारा सुधारों से आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली काफ़ी प्रभावित हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही सांख्यिकी के माध्यम से यह सिद्ध किया कि किस प्रकार स्वास्थ्य से किसी भी बीमारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। संपूर्ण विश्व जब कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहा है तो ऐसे में नर्सों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है इस सवाल के संदर्भ में। अगला सवाल ज़रा देखिए क्या है। हाल ही में भारत के किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए? ये एक फ्लू है, एक नई बीमारी है जिसके नए मामले जो हैं वो अभी भारत के केरल राज्य में क्या किए गए हैं, भारत के केरल राज्य क्षेत्र में इससे संबंधित कुछ मामले जो हैं वो सामने आए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केरल होगा। टमाटर फ्लू के जो है कुछ मामले भारत में केरल में सामने आए हैं अभी, तो इसके बारे में भी ज़रा सुन लीजिएगा। हाल ही में केरल राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। इस वायरल बीमारी ने बड़ी संख्या में बच्चों को अपना शिकार बनाया। टमाटर फ्लू तथा टोमेटो फ्लू एक सामान्य वायरल संक्रमण है जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बुखार आता है। आमतौर पर त्वचा में जलन और शरीर में पानी की कमी के साथ इस बीमारी की शुरुआत होती है। फ्लू से संक्रमित बच्चे के शरीर में टमाटर की तरह चकत्ते बन जाते हैं जो आमतौर पर लाल रंग के होते हैं, इसलिए इसे टमाटर फ्लू या टमाटर बुखार कहा जाता है। वर्तमान में यह संक्रमण केवल केरल के कोल्लम जिले के कुछ हिस्सों में बताया गया है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि निवारक उपाय नहीं किए गए तो संक्रमण अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकता है। तो टमाटर फ्लू के लेकर कौन सा राज्य क्षेत्र चर्चा में आया है? तो ध्यान रखना केरल जो है वो अभी हाल ही में चर्चा में आया है। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों, क्या ऑपरेशन दूधी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में किसके द्वारा चलाया गया था जो हाल ही में चर्चा में आया है? तो दूधी ऑपरेशन जो वो मेरे मित्रों जम्मू कश्मीर में चलाया गया था, लेकिन अभी की बात नहीं है, ये बात पुरानी है, लेकिन अभी चर्चा में इस वजह से आया है कि असम राइफल्स के द्वारा ये चलाया गया था और इसके जीवित जितने भी अब बचे हुए सैनिक हैं उनको अभी हाल ही में क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। और असम राइफल्स को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की ओर से गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उन्होंने क्या किया है, इनको ध्वज सम्मान से भी सम्मानित किया। असम राइफल्स को असम के जब दौरे पर गए थे गृह मंत्री अमित शाह, तो इन्हें जो है वो ध्वज भी प्रदान किया। इसके बारे में ज़रा थोड़ी डिटेल जानते हैं। हाल ही में ऑपरेशन दूधी के जीवित सैनिकों को असम राइफल्स द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ष 1991 में असम राइफल्स द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए एकल आतंकवाद रोधी अभियान में 72 आतंकवादियों को मार गिराया था। यह ऑपरेशन 3 मई 1991 को शुरू किया गया था। बटालियन द्वारा 72 आतंकवादियों को मार गिराया था, 13 को अन्य को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान भीषण गोलीबारी में सैनिक रामकुमार आर्य और कामेश्वर प्रसाद शहीद हो गए। आर के यादव गंभीर रूप से घायल हुए थे। यह ऑपरेशन एक बटालियन द्वारा चलाया गया था जिनमें नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री की कमान के तहत 14 अन्य रैंकों के साथ एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी शामिल थे। यह किसी भी सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया अब तक का सबसे सफल आतंकवाद रोधी अभियान था, जिसका नाम क्या था भैया? तो आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन दूधी नाम था और असम राइफल्स द्वारा चलाया गया था। अभी इनके जितने भी जो बहादुर सैनिक बचे हैं उनको सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में असम राइफल्स के द्वारा। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस जो है वो कब मनाया गया, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो आपके सामने यहाँ पर है कि विश्व प्रवासी दिवस जो है वो मेरे मित्रों अभी हाल ही में 8 मई को जो है वो क्या किया गया, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो अभी हाल ही में मनाया गया। और राजस्थान में भी एक बर्ड पार्क जो है उसका उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा उदयपुर में किया गया है। उसके बारे में भी हम पहले की क्लासेज में बातचीत कर चुके हैं, तो देख लीजिएगा इसके बारे में भी कुछ और जानकारियाँ जो है वो भी यहाँ पर लिखा है। इस वर्ष 8 मई को विश्व भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का आयोजन किया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वार्षिक जागरूकता अभियान है जिसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। इस आयोजन के तहत प्रवासी पक्षियों, उनके पारिस्थितिक महत्व, उनके समक्ष मौजूद चुनौतियों और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के संदर्भ में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में मदद की जाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र की 2 संधियों, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन व अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड एग्रीमेंट और एक गैर लाभकारी संगठन के सहयोग से संयुक्त रूप से मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया।
पक्षियों के बीच कई अलग अलग प्रवासन पैटर्न देखे जाते हैं। अधिकांश पक्षी उत्तरी क्षेत्रों से प्रजनन के लिए दक्षिणी मैदानों की ओर पलायन करते हैं। हालांकि कुछ पक्षी अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों में प्रजनन करते हैं और सर्दियों में उत्तरी मैदान की ओर पलायन करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। 8 मई को यह दिवस इस बार क्या किया गया, मनाया गया। हाल ही में दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? तो देखिए, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया दो हैं। उत्तरी कोरिया में तो आपको पता ही है किम जोंग की सरकार है, लेकिन यूं सोक यूल जो है, यूं सोक यूल जो है वो यहाँ के क्या बने हैं? अभी हाल ही में मेरे दोस्तों यहाँ के नए राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। तो अभी हाल ही में कहाँ पर बनाए गए हैं? दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यूं सोक योल को बनाया गया है। यूं सोक योल का नाम 2-3 बार बोलोगे तो योल योल याद रह जाएगा, तो भी आपका काम हो जाएगा। यूं सोक ना पाल योल। तो चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, यूं सोक योल के बारे में है। 10 मई 2022 को सियोल की नेशनल असेंबली की मुख्य विपक्षी पीपुल्स पावर पार्टी के 60 वर्षीय यूं सोक योल ने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यूं सोक योल ने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में मून जे इन की जगह ली है। देश के 12वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने ऐसे समय में पदभार ग्रहण किया था जब देश का उत्तर कोरिया के साथ अत्यधिक तनाव चल रहा था। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही यूं सूक योल ने उत्तर कोरिया को परमाणु मुक्त करने का आह्वान किया। हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के उन्नयन संबंधी वार्ता पर चर्चा को नई गति प्रदान करने और दोनों देशों के उद्योग जगत के नेताओं के बीच व्यापार व निवेश पर व्यापक व्यवसाय यानी बिजनेस टू बिजनेस वार्ता को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ CEPA पर भी क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। यानी दोनों देशों के जो आर्थिक, भारत और दक्षिणी कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है, उस पर दोनों देशों ने सहमति प्रकट की है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है मेरे मित्रों कि ये बताइए कि हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? इनमें से ये बताना है। कैटलिन नोवाक, प्रियंका मोहिते, सना इरशाद। तो आपको पता होगा कैटलिन नोवाक जो है, कैटलिन नोवाक, यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, कैटलिन नोवाक, इनको क्या किया गया? अभी हाल ही में कैटलिन नोवाक को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो बनाया गया है, कैटलिन नोवाक। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कैटलिन नोवाक के बारे में। यहाँ पर है, कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। वह 44 वर्ष की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जेनोस एडर की जगह ली है। नोवाक 5 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेगी। वर्ष 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पीटर रोना उनके प्रतिद्वंदी थे। वह फिडेस हंगेरियन सिविल अलायंस की सदस्य है। उन्होंने 2018 से 22 तक नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में काम किया है। चौथी विक्टर ऑर्बन सरकार के तहत उन्होंने 2020 से 21 तक पारिवारिक मामलों की मंत्री के रूप में भी क्या किया है? वहाँ पर काम किया है। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान रॉयल गोल्ड मेडल 2022 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है वो मेरे दोस्तों किसको प्रदान किया गया? इनमें से तो अदन आबिदी, अमित दवे, राजीव कुमार नहीं, तो बालकृष्ण विठल जोशी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह किसको? विठल दास जोशी को प्रदान किया गया। राजीव कुमार हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। क्या बने हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो किसको बनाया गया? अभी हाल ही में निर्वाचन या चुनाव आयुक्त जो है, निर्वाचन आयुक्त जो है वो किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया राजीव कुमार को अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा। चलिए अगला सवाल ज़रा देखें, उससे पहले इसके बारे में डिटेल थोड़ी देख लीजिएगा। अहमदाबाद स्थित बालकृष्ण विठल जोशी को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया, जो कि वास्तुकला के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। 94 वर्षीय बालकृष्ण जोशी को उनके 7 दशकों लंबे कैरियर के दौरान देश भर में 100 से अधिक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। आपको जानकारी हो कि रॉयल गोल्ड मेडल एक ऐसे व्यक्ति या समूह को प्रदान किया जाता है जिसका वास्तुकला की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान रहा हो। वर्ष 2018 में वह प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने थे। इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रॉयल गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद वह दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु,
अहमदाबाद स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, अरण्य लो कॉस्ट हाउसिंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर, टैगोर हॉल और मेमोरियल थिएटर अहमदाबाद तथा निफट दिल्ली शामिल हैं। ये सभी जो हैं वो इनके द्वारा तैयार किए गए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद अगला सवाल है मित्रों, हाल ही में एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ के द्वारा, एशियाई, यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ है, प्राधिकरणों का संघ है, उसका अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया है 2022 से 2024 तक। तो इसका अध्यक्ष जो है वो भारत को बनाया गया। किसको? भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया। कब से कब तक? 2022 से लेकर के 2024 तक, 2022 से लेकर के 2024 तक भारत इसका क्या रहने वाला है? सदस्य। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? भारत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है। तो ज़रा इस खबर को भी थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर है कि हाल ही में मनीला फिलीपींस में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की आयोजित बैठक वर्ष 2022 से 24 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एशियाई चुनाव प्राधिकरणों के संघ का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। कार्यकारी बोर्ड में नए जोड़े गए सदस्यों के रूप में रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस जो है वो भी शामिल है। इसकी स्थापना जो वो 1998 में मनीला फिलीपींस में की गई थी और जो है ये भारत निर्वाचन आयोग जो है इसके संदर्भ में नए नए जो इनोवेशन चुनावों के संदर्भ में हो रहा है उसके लिए भारत का चुनाव इसमें किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता पुरस्कारों, वीरता जो पुरस्कार हैं उनमें 13 सैनिकों को क्या किया है? शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान इनमें से कौन सा है? तो युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च तो है मेरे दोस्तों परमवीर चक्र, और शांति क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। परमवीर चक्र है और ये कौन से क्षेत्र में? शांति काल में दिया जाने वाला, शांति काल में दिया जाने वाला, यानी युद्ध क्षेत्र में बहादुरी के प्रदर्शन के लिए तो परमवीर चक्र दिया जाता है और शांति काल में बहुत अच्छे काम करने के लिए अशोक चक्र से भी सम्मानित किया जाता है। इसके बाद जरा देखिएगा मित्रों, यहाँ पर हम जानते हैं थोड़ी डिटेल। राष्ट्रपति ने अभी 13 जवानों को देश के, यानी ये अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाता है समारोह जो है वो, क्योंकि बहुत लंबा चलता है तो इस वजह से फर्स्ट जो चरण है उसमें 13 जवानों को तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया और 6 जवानों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया। यहाँ पर है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने असाधारण सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक और उत्तम युद्ध सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया है कुछ लोगों को। वीरता पुरस्कार, भारत में वीरता पुरस्कार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहले 3 वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को आरंभ किए गए थे, जिनको 15 अगस्त 1946 से प्रभावी माना गया। इसके पश्चात 3 वीरता पुरस्कार अर्थात अशोक चक्र श्रेणी सेकंड और थर्ड को भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 1952 को आरंभ किया गया, जिनको 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। इन पुरस्कारों का जनवरी 1967 में क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र के रूप में नामकरण किया गया। इन पुरस्कारों का वीरता क्रम जो है वो परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के नाम से आप लोग जानते हैं। ये सभी पुरस्कार जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पुरस्कारों के लिए क्या पात्रता है, तो थल सेना, वायुसेना वाला जो क्षेत्र है उन तीनों सेनाओं में, या प्रादेशिक सेना कोई भी है या कानूनी रूप से कोई गठित सशस्त्र बल है, उन सभी रैंक के अधिकारियों को इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो युद्ध काल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है परमवीर चक्र। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जो युद्ध, चाहे वह जमीन पर हो या समुद्र में या हवा में, उसके दौरान अद्वितीय साहस और असाधारण वीरता के कार्यों के लिए प्रदर्शित किया जाता है। महावीर चक्र जो है वो जमीन पर, समुद्र में या हवा में दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। और वीर चक्र है वो परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जो है वो माना जाता है। इसके बाद शांति काल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो शांति काल में सबसे बड़ा दिया जाने वाला पुरस्कार जो है वो कौन सा? अशोक चक्र है। ये शांति काल के दौरान वीरता, साहसिक कार्य या बलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। शांति काल में विशिष्ट बहादुरी या किसी अन्य साहस या वीरता या आत्म बलिदान से संबंधित कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। कीर्ति चक्र दूसरा सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार है जो शांतिकाल में साहसिक कार्रवाई करने और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। शौर्य चक्र असाधारण वीरता के लिए सशस्त्र बलों के कार्मिकों को यह पुरस्कार क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगला आपके सामने है, ये काफिले यादों के शिव को हरि की श्रद्धांजलि, यानी संतूर वादक जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया और इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रसिद्ध बांसुरी वादक जो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो चलिए इसके बाद और आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य
निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया, तो आप लोग सब जानते हैं कि किसको बनाया गया। राजीव कुमार को अभी हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो बनाया गया है, और जल्दी वो अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं। इसके स्थान पर सुशील कुमार के स्थान पर जो है वो इनको बनाया गया है। ये देखिए, राजीव कुमार होंगे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला सवाल देखिए क्या है यहाँ पर। हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस पुस्तक की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ऐसा आपको बताना है कि इसकी प्रस्तावना जो पुस्तक की है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो लता दीदी जो है, लता जी जो हैं, इनके द्वारा क्या किया गया है, इसकी प्रस्तावना को लिखा गया है। लता मंगेशकर इसका सही आंसर है। उनके द्वारा इसकी प्रस्तावना को जो है वो लिखा गया था, और उनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, ये भी आपको पता होगा। तो लता मंगेशकर, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, उससे भी सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। इसके बाद एक नई पुस्तक है मेरे दोस्तों, ये यही देखिए आपके सामने है। ये जिस पुस्तक की हम बात करें, मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी का विमोचन प्रस्तावना लता मंगेशकर ने इस पुस्तक की लिखी है। और मोदी का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बतौर 20 साल का जो राजनीतिक या शासनकाल का जो समय है उसको इसमें जो है वो दर्शाया गया है, या इसमें इसको प्रदर्शित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रथम बायोगैस से चलने वाले चार्जिंग स्टेशन जो है वो हाल ही में पहला कहाँ पर लगाया गया, तो पहला मुंबई में लगाया गया। पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर लगाया गया, तो मुंबई में इस प्रकार का चार्जिंग स्टेशन पहला लगाया गया, जो बायोगैस से क्या होने वाला है, संचालित होने वाला है। मुंबई महाराष्ट्र में इस प्रकार का पहला स्टेशन लगाया गया है। पहला स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र में बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है। इसके बाद अगला सवाल ज़रा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं विक्रमसिंघे, रनिल विक्रमसिंघे जो है, इन्होंने क्या किया है, इसके बारे में अभी शपथ ग्रहण की है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो नए यहाँ के क्या होंगे, नए प्रधानमंत्री होंगे। विक्रमसिंघे याद कर लो बस आप, तो विक्रमसिंघे, विक्रमसिंघे ये जो है वो आपके यहाँ के नए क्या होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। क्योंकि यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो बहुत विकट हो गई, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, लोग सड़कों पर आ गए, प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी पूर्व प्रधानमंत्री के। इससे ज़्यादा खराब स्थितियाँ और क्या हो सकती है। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में उत्कर्ष समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया। तो यह है उत्कर्ष समारोह जो वो अभी हाल ही में भरूच जो है वो गुजरात में क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया, जिसको ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया। पीएम वाणी के तहत कितने स्टेशनों पर सार्वजनिक वाईफाई योजना के तहत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना बनाई जा रही है, तो देश के 100 स्टेशन ऐसे होंगे जहां पीएम वाणी जो है इसके तहत जो है वो फ्री में इंटरनेट सेवा जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे 100 रेलवे स्टेशन होंगे जहां पर यह व्यवस्था उपलब्ध होगी। अगला सवाल है, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है। नाटो जो है वो साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला दक्षिणी एशियाई या पहला एशियाई देश जो है वो दक्षिणी कोरिया बना है। और दक्षिणी कोरिया के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति जो हैं वो कौन बने, यूं सूक योल बने। यूं सूक योल जो है वो यहाँ के क्या बने, नए राष्ट्रपति बने। ये भी आपकी जानकारी में रहना चाहिए। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सभी लगातार जो है वो तैयारी कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैंने एक साथ आपको लगभग सप्ताह भर का जो करंट अफेयर्स विश्व और भारत के संदर्भ में था, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, वो सभी बातें मैंने समाहित करने की कोशिश की है। तो इतना अगर आप 7 दिन में एक वीडियो ढंग से देख लेते हो इसको, तो भी आपका सप्ताह भर का करंट अफेयर्स का कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।